नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ टॉपिक्स को, जो हैं सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो सबसे पहले हम लोग सहकारी संघवाद को देखते हैं। सहकारी संघवाद क्या है? तो सहकारी संघवाद संघवाद की एक अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें आम समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से सहकारी और सामूहिक रूप से बातचीत करती है। अर्थात हमारे देश में जो विभिन्न स्तर पर सरकारें हमारे लिए काम करती है और वो जब आपस में समन्वय के साथ हमारे समस्याओं का समाधान करती है तो उसे हम लोग सहकारी संघवाद का दर्जा देते हैं। संघवाद का भारतीय मॉडल मुख्यतः सहकारी है। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संघवाद को मुख्यतः सहकारी का दर्जा दिया है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब कि जो हमारा संविधान है उसमें सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन संविधान के क्रियान्वयन से निहित रूप से सहकारी संघवाद का जन्म हुआ है। मतलब कि जो संविधान का काम करने का तरीका है उससे ये सहकारी संघवाद का भाव देता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं भारत में सहकारी संघवाद की क्या आवश्यकता है। तो इसका सबसे पहला जो आवश्यकता है वो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। जहां लोकतंत्र बहुमत की राय का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं संघवाद अल्पसंख्यक की आवाज़ को समायोजित करता है और उसे जोड़ता है, जिससे सामाजिक न्याय का एहसास होता है। उसके बाद है समायोजन सुनिश्चित करना। सांस्कृतिक और जातीय बहुलवाद के साथ साथ सहकारी संघवाद देश की राजनीति प्रणाली को अत्यधिक लचीलापन प्रदान किया है और इसलिए समायोजन के माध्यम से तनाव को झेलने की क्षमता प्रदान की गई है। उसके बाद है स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और विभाजन का मार झेल रहा था, तब केवल एक सहकारी संघीय व्यवस्था ही रक्षा, सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता तथा आर्थिक संकट की स्थिति से निपटने की आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर सकती थी। उसके बाद है समसामयिक मुद्दे। वर्तमान रुझान जैसे कोविड-19 सिचुएशन सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों के सीमांकन के बजाय सहयोग और समन्वय पर जोर देते हैं। तो ये 4 रीजन है जो भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकताओं को जोड़ देती है। अब है इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश मॉडल, जिसमें एकात्मक लक्षण को महत्ता प्रदान की गई है, उसे नहीं अपनाया है। इसका मुख्य कारण बहुसंस्कृति का संरक्षण करना था। वहीं भारत ने संघीय व्यवस्था के अमेरिकी मॉडल को भी स्वीकार नहीं किया, जिसका मुख्य कारण राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करना था, क्योंकि अमेरिकी मॉडल में राज्य के पास अधिक शक्तियां दिखाई देती है, जिससे भारत जैसे देश में हमें लागू करना संभव नहीं था। फलस्वरूप भारत में भौगोलिक विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु कनाडाई मॉडल से प्रभावित होकर संघीय व्यवस्था को स्थापित किया है, जिसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, परंतु केंद्र के पास अधिक शक्तियां पाई जाती हैं। अर्थात जो हमारा ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकी मॉडल को नहीं स्वीकार करने का जो रीज़न है वो बताया गया है, और हम लोगों ने क्यों कनाडाई मॉडल से प्रभावित होकर अपने संघीय व्यवस्था को अपनाया है उसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं सहकारी संघवाद की भावना को कायम रखने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 54। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में उन राज्यों का प्रतिनिधित्व जहां विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। अर्थात आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके निर्वाचन मंडल में जो हमारे राज्य का विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। तो ये सहकारी संघवाद की भावना को कायम करने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 80। संघीय विधायी प्रक्रिया में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का प्रावधान करता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका भी चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो यह भी हमारा सहकारी संघवाद की भावना को कायम करने में हेल्प करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 246। यह उन विषयों का सीमांकन करता है
जिन पर केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची सूचीबद्ध विषयों के लिए केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। मतलब कि जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें 3 सूची दिया गया है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो इसमें एक समवर्ती सूची है जिसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 262। यह संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा TN कावेरी संगम बनाम भारत संघ 1990 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद ऐसे न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। अर्थात अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होते हैं दो राज्यों के बीच में, तो उसमें एक प्रावधान है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत कि संसद इसके लिए कोई भी न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकती है। अब है अनुच्छेद 263। इसमें अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान है जिन्हें उन मामलों की जांच करने का अधिकार होगा जो केंद्र और राज्यों के हित में है। तो ये हो गया हमारा कुछ संवैधानिक प्रावधान जो सहकारी संघवाद की भावना को कायम करने में मदद करती है। अब हम लोग देखते हैं भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए हाल में क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इसमें नीति आयोग, GST, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने तथा भारत में सुशासन को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। तो जो पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसे समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसमें है नीति आयोग की परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाकर भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गया नीति आयोग। अब हम लोग देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर, GST। 2017 में GST की शुरुआत भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसमें विभिन्न राज्य स्तरीय करों का स्थान लिया है, जिससे पूरे देश में एक साझा बाजार का निर्माण हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनी GST परिषद कर प्रणाली से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें जो हमारा संविधान का एक आर्टिकल है 279A, इसके अंतर्गत GST परिषद की स्थापना की गई है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं और इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री जो होते हैं वो भी सदस्य होते हैं और GST का जो भी प्रावधान होता है उसे ये लोग बहुमत के आधार पर पास करते हैं। अब है इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की जाने वाली पहल है। CSS के अंतर्गत केंद्र सरकार योजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करती है। केंद्र सरकार भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और मानक प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना को अनुकूलित करने की छूट होती है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 28 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं परिचालन में हैं, जो ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है। तो ये 3 पॉइंट हो गया और संस्थाएं हैं जो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए हाल में किए गए उपायों में से एक है। अब हम लोग देखते हैं सहकारी संघवाद में बाधा डालने वाले कारक। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा वो है अति केंद्रीयकरण। तो इसमें है केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है, मतलब केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है और देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में सूचीबद्ध है। इससे अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव होता है, क्योंकि केंद्र ऐसे नियम और कानून लागू करता है जो कई राज्यों को भेदभावपूर्ण लगते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधित है, जिसका केंद्र प्रायः दुरुपयोग किया जाता है केंद्र के द्वारा। अब है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की सीमाएं। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें करने की अनुमति देता है। यह उन्हें लागू करने या कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं देता है। मतलब जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका राइट सिर्फ सिफारिश देना है, मतलब सजेशन देना है, वो बाइंडिंग नहीं होता है किसी भी
स्टेट गवर्नमेंट पे कि उसको लागू करे। स्टेट गवर्नमेंट फ्री होता है कि वो लागू करे या नहीं करे। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब है तीसरा इसमें क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद की प्रबल भावना के कारण सरकार के लिए सहयोग सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रवाद अलगाववादी ताकतों को जन्म देता है जो देश के अस्तित्व और पहचान के लिए खतरा बन जाते हैं। अब इसमें चौथा है एक समान दृष्टिकोण। केंद्र सरकार नीतियां बनाते समय भारत की विविधताओं को ध्यान में नहीं रखती है, जिससे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक ही नीतियां काम नहीं करती। इससे केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा देश काफ़ी विविध है, हर जगह अलग अलग संस्कृति और परंपरा कायम है। लेकिन जब केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वो हर चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती, उनका भी अपना सीमाएं होता है, और यही कारण होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बहुत मुश्किल हो जाता है उस वैसे कानून को फॉलो करवाने में। इसके बाद है राज्य कोषित संघवाद। इसमें है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का असमान वितरण एक बड़ी चुनौती है। प्राप्त वित्तीय संसाधनों की कमी राज्यों की आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने की क्षमता को बाधित कर सकती है। इसमें छठा है प्रशासनिक चुनौतियां। इसमें अपर्याप्त स्टाफिंग और प्रशिक्षण, संचार और समन्वय की कमी तथा नौकरशाही, लाल फीताशाही जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो ये टोटल 6 वैसा कारक है जो सहकारी संघवाद में बाधा डालती है। तो अभी हम लोगों ने देखा सहकारी संघवाद। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो ये क्या होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद से तात्पर्य संघीय राजनीति प्रणाली में सरकारों और अधिकार क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व और वांछनीयता से है। सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके तहत उपराष्ट्रीय सरकारें संसाधनों जैसे विदेशी निवेश या कुशल श्रमिकों आदि को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इससे मतलब ये है कि जैसा कि आप लोगों न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि बिहार सरकार ने न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू की है, या न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, या फिर अन्य राज्य भी इसी तरह के कुछ कुछ कार्यक्रम लागू करते रहते हैं। तो ये सब जो हैं ये प्रतिस्पर्धी संघवाद के ही एक पार्ट हैं जो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं। सुनने में तो ये लग रहा होगा कि हम लोग एक ही देश में अलग अलग सरकारें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक राष्ट्र के रूप में इसे समझेंगे तो ये हमारे राष्ट्र के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी में है ऐसी प्रतिस्पर्धा विकेंद्रीकरण की विशेषताएं वाली संघीय प्रणाली में होने की संभावना है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साथ पर्याप्त स्वशासी प्राधिकरण हो। अब हम लोग देखते हैं भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद की क्या आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। भारत के संविधान में मूल रूप से केवल अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद और 7वीं अनुसूची जैसे सहकारी संघवाद के निहित प्रावधान शामिल थे, लेकिन समय के साथ एलपीजी सुधारों के बाद राज्यों ने पूंजी और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। इसलिए आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। प्रतिस्पर्धी संघवाद भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम संसाधन का उपयोग सुनिश्चित करता है। तो ये हो गया भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद की क्या आवश्यकता है जो उसका पूर्ति करता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद में योगदान देने वाले कारक। तो इसमें जो पहला कारक है वो है शक्तियों का हस्तांतरण। शक्तियों के हस्तांतरण ने राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियों को लागू करने की अनुमति दी है, जिससे एक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण हुआ है जहां राज्य निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके बाद है आर्थिक उदारीकरण। 1990 के दशक की आर्थिक उदारीकरण नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया है और राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी है। इसमें तीसरा है राज्यकोषीय संघवाद। राज्यकोषीय संघवाद ने राज्यों को निवेश आकर्षित करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन
प्रदान करके प्रतिस्पर्धी संघवाद में योगदान दिया है। फिर है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ने राज्यों को अपनी ताकत दिखाने और निवेश आकर्षित करने के साधन प्रदान करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है शिक्षा और कौशल विकास। कुछ राज्यों ने शिक्षा और कौशल विकास में निवेश किया है और उसके पास अधिक कुशल कार्यबल है तथा वे ज्ञान आधारित उद्योगों को आकर्षित करने की बेहतर स्थिति में हैं। तो ये हो गया हम लोगों का भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद के योगदान देने वाले कारक। तो हम लोगों ने अभी देखा प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा सहकारी संघवाद। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी आजकल इसका काफ़ी क्वेश्चन बना रही है इस टॉपिक से, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाती है, वो इसको सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चन के तौर पे यूज़ करती है। तो आप लोग इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसके हर एक पॉइंट को अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।